प्यारे बच्चों, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हरिश्चंद्र सिंह, कक्षा 9 विषय विज्ञान अध्याय ध्वनि को अध्ययन कराने के लिए आज हम तृतीय कक्षा में उपस्थित हूँ इस अध्याय को अध्ययन कराने के लिए। इससे पूर्व हमने आपको द्वितीय कक्षा में ध्वनि का परावर्तन, प्रतिध्वनि इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा की थी। उसी के बाद हमने आपसे कहा था कि कुछ शिक्षण बिंदुओं का आप स्वाध्याय करके आएंगे। आशा करता हूँ कि आपने स्वाध्याय किया होगा। इसके अंतर्गत इस कक्षा को प्रारंभ करने के लिए हमने कुछ शिक्षण बिंदु लिए हैं। इन शिक्षण बिंदुओं की सहायता से हम आपको आज अध्ययन कराएंगे। यह शिक्षण बिंदु निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1, ध्वनि तरंग के अभिलक्षण। ध्वनि तरंग के क्या क्या अभिलक्षण हैं, कितने भागों में यह अभिलक्षण प्रदर्शित करेंगे, इनके अंतर्गत हम अध्ययन कराएंगे। नंबर 2, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। विभिन्न माध्यमों में, ठोसों में, द्रवों में, गैसों में, इनमें ध्वनि की चाल क्या है, उसका हम क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। ध्वनि बूम क्या होता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। श्रव्यता का परिसर। श्रव्यता का परिसर अर्थात किस रेंज की ध्वनि को हम सुन सकते हैं, किस रेंज की ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं। इस प्रकार श्रव्यता के परिसर को हम आज अध्ययन कराएंगे। आइए ध्वनि के शिक्षण मंत्र प्रथम पे चलते हैं। ध्वनि तरंग के अभिलक्षण। ध्वनि तरंग के अभिलक्षण को जानने के लिए हमें कुछ परिभाषाओं को जानना आवश्यक है। नंबर 1, आवृत्ति। नंबर 2, आयाम। नंबर 3, वेग। इनको जानेंगे। इन्हीं के माध्यम से तरंग के अभिलक्षण ज्ञात करेंगे। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कहते हैं इंग्लिश में। आवृत्ति क्या है? किसी माध्यम में तरंग संचरण के कारण माध्यम के किसी कण द्वारा, माध्यम कोई भी हो, तरंग का संचरण हमने अब आपको बताया था, तरंग किस तरह से आगे की ओर बढ़ती है। तो कारण माध्यम के कण किसी कण द्वारा, देखिए 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। पुनः दोहरा लीजिए परिभाषा। 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे सामान्य रूप से स्मॉल n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक सेकंड इनवर्स या हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम से इसके मात्रक को हर्ट्ज रखा गया। इसका एक छोटा सा उदाहरण बता दें। जैसे कोई हर्ट्ज आवृत्ति की एक हम उदाहरण आपको समझाएं कि ये 1 सेकंड में यदि कोई ढोल बजाने वाला ढोल बजाता है, 1 सेकंड में जितनी बार उस ढोल को पीटता है, वो क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। आप समझ गए होंगे आवृत्ति का हमने उदाहरण। कोई ढोल बजाने वाला है और उस ढोल को 1 सेकंड में जितनी बार उसको पीटता है, वो उसकी क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। तो आवृत्ति की परिभाषा से आप परिचित हो गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर दाब और घनत्व हमने बताया था। तरंगें
श्रृंग और गर्त के रूप में आगे की ओर संचरित होती हैं। ये दूरी है, ये दो श्रृंग के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं, जिसे लैम्डा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पर दाब और घनत्व के कारण इसमें उतार चढ़ाव आ जाता है। तरंग के अभिलक्षण का ये दूसरा बिंदु है आयाम, इसे इंग्लिश में एम्पलीट्यूड कहते हैं। आयाम क्या होता है? किसी माध्यम में तरंग संचरण के कारण माध्यम के किसी कण का माध्य स्थिति के एक ओर का अधिकतम विस्थापन तरंग का आयाम कहलाता है। इसे ए के द्वारा, एम्पलीट्यूड है ना, इसलिए ए के द्वारा ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एसआई पद्धति में मीटर होता है। अर्थात आयाम क्या है? माध्यम में तरंग का जो संचरण होता है उसमें माध्य स्थिति के एक और अधिकतम विस्थापन जो होता है उसे हम आयाम कहते हैं। जैसे हमारा ये एक लोलक है, इस तरह से ये लोलक शायद आपको दिख रहा होगा, ये इस तरह से, ये इसकी माध्य स्थिति है, ये इसकी माध्य स्थिति है और माध्य स्थिति में ये संतुलित रहेगा, न इधर जाएगा न इधर जाएगा। अब इसको इस तरह से विस्थापित हम कर दें तो अधिकतम जितना विस्थापन होगा, अधिकतम यहाँ से, ये माध्य स्थिति है इसकी, और इसको एक दिशा में जितना अधिक से अधिक इसको क्या कर दें, विस्थापित कर दें, हैं? इसे बल लगा के विस्थापित किया जा सकता है इस तरह से। और जो इसका अधिकतम विस्थापन होगा वो क्या कहलाएगा? आयाम कहलाएगा। इसके माध्यम से आपने आयाम की परिभाषा, किसी माध्यम में तरंग संचरण के कारण माध्यम के किसी कण का माध्य स्थिति के एक ओर अर्थात अधिक से अधिक या इधर अधिक माध्य स्थिति के, चाहे दाहिनी ओर चाहे बाईं ओर, जो अधिकतम विस्थापन होता है उसे हम आयाम कहते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है और इसे ए के द्वारा, स्मॉल ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब नंबर 3 है वेग। वेग क्या होता है? वेग को वेलोसिटी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग सदिश राशि है। जब सदिश राशि होती है तो दिशा और परिमाण दोनों दर्शाए जाते हैं, अर्थात वेग में दिशा भी होती है और उसके साथ साथ परिमाण भी होता है। वेग सदिश राशि है। वेग धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार का होता है, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। इसे v के द्वारा, uv के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रयोग करके हम देखें, किसी वस्तु द्वारा इकाई एक सेकंड में जो विस्थापन वस्तु, जैसे ये हमने अभी आपको दिखाया था, ये इसकी मध्यमान स्थिति है, ये मध्यमान स्थिति है। यहाँ पर इसको हम विस्थापित, इसमें बल लगाएंगे और विस्थापित करेंगे और एक सेकंड घड़ी से, वॉच से देखेंगे एक सेकंड में ये कितना विस्थापित हो जाता है। एक सेकंड में ये कितना विस्थापित हो जाता है ये लोलक, वो क्या कहलाएगा? वो वेग कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? वो वेग कहलाएगा। उसी परिभाषा को हमने परिभाषित किया है। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में एक सेकंड में किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। और ये कैसी राशि है? ये सदिश राशि है। सदिश राशि होने के साथ दिशा, परिमाण दोनों इसके दिखाए
जाते हैं। वेग धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। इसे v के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तरंग चाल, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में संबंध, इन तीनों में संबंध स्थापित करेंगे हम। उसके लिए एक सूत्र का निगमन करेंगे। सूत्र तो कैसे करेंगे? माना कि किसी वस्तु का आवर्त काल कितना है? t, आवृत्ति n तथा तरंग दैर्घ्य लैम्डा हो तो तरंग दैर्घ्य की परिभाषा के अनुसार, तरंग दैर्घ्य की क्या परिभाषा है? तरंग दैर्घ्य कैसे कहते हैं? दो तरंग के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। उसी की परिभाषा के अनुसार हमने लिया है, क्या है? t सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी कितनी? लैम्डा। t सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी इक्वल टू लैम्डा। उसके बाद क्या है? 1 सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। 1 सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी को वेग कहते हैं, जिसे v के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हमने देखिए किया है, वेग कहते हैं। और वेग इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा बटे टी, तरंग दैर्घ्य बटे क्या? आवर्त काल। इसको हमने समीकरण नंबर 1 ए दे दिया है। ठीक है, समीकरण नंबर 1। जबकि आवृत्ति n इजिकल टू क्या होती है? 1/t। 1/t यानी आवृत्ति को हमने n के द्वारा प्रदर्शित किया है। n इजिकल टू 1/t। इसे समीकरण नंबर b दे दिया है। अब समीकरण नंबर b में b का मान समीकरण नंबर a में रखेंगे। समीकरण b का मान समीकरण नंबर a में रखेंगे। तो a क्या है? v इजिकल टू हमने क्या किया है? 1/t इंटू लैम्डा। 1/t इंटू लैम्डा। 1/t क्या है? 1/t इजिकल टू n है। तो यहाँ पे हमने रख दिया v इजिकल टू n लैम्डा। इस प्रकार से एक सूत्र का निर्माण होता है, वेग बराबर आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। ये प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्यात्मक है। एक सरल लोलक 20 सेकंड में 40 दोलन पूरे करता है। उसकी आवृत्ति n और आवर्त काल ज्ञात करो। इस प्रश्न को हमें हल करने के लिए सूत्र की आवश्यकता होती, तो हम कैसे लिखेंगे? 20 सेकंड 20 सेकंड में पूर्ण दोलनों की संख्या बराबर कितनी है? 40। 20 सेकंड में पूर्ण दोलनों की संख्या बराबर 40। 1 सेकंड में पूर्ण दोलनों की संख्या बराबर कितनी होगी? 40/20। और 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? परिभाषित किया था हमने, उसको हम आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अर्थात 0 से 0 कैंसिल होगा और ये 2, n इजिकल टू कितना आएगा? 2
हर्ट्ज। एन का मान अर्थात हमने आवृत्ति का मान ज्ञात कर लिया, कितना होगा 2 हर्ट्ज। ठीक, पहला उत्तर मिल गया। अब हमें ज्ञात करना है आवर्त काल। आवर्त काल क्या होता है, यहां लिखते हैं आवर्त काल टी इक्वल टू होता है 1/n, अर्थात t इक्वल टू 1/n का मान दिया है 2, n का मान 2 होता है, इक्वल टू इसका मान होगा, इसको डिवाइड करेंगे 0.5, इसका अर्थ क्या है, इसका मात्रक क्या होता है सेकेंड। अब आपको दोनों उत्तर प्राप्त हो गए। आवृत्ति का मान 2 हर्ट्ज और आवर्त का मान 0.5 सेकेंड प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम संख्यात्मक प्रश्न भी इसके द्वारा हल कर सकते हैं। अगला शिक्षण बिंदु है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। नंबर 1, ठोस अवस्था में देखें। ठोस अवस्था में पदार्थ कौन कौन से हमने लिए हैं, एल्यूमिनियम लिया है। एल्यूमिनियम की 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल कितनी होगी 64,420 मीटर प्रति सेकंड, ये एल्यूमिनियम। नंबर 2, निकेल भी धातु होती है जो ठोस होती है, उसकी चाल क्या होगी 6040 मीटर प्रति सेकंड होगी। स्टील की चाल क्या होगी 5960 मीटर प्रति सेकंड होगी। इस प्रकार से ठोस अवस्था में ध्वनि की चाल निश्चित है, इसी चाल से ध्वनि गमन करती है। उसके बाद आता है द्रव पदार्थ में हमने जल लिया है और वो भी समुद्री जल। समुद्री जल में ध्वनि की चाल होती 1531 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद दूसरा जल लिया है आसुत जल जो शुद्ध होता है, उसमें ध्वनि की चाल होती है 1498 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद लिया है एथेनॉल में ध्वनि की चाल 1207 मीटर प्रति सेकंड होती है। इस प्रकार से अगली अवस्था है गैस अवस्था। गैस अवस्था में हमने हाइड्रोजन गैस ली है। हाइड्रोजन गैस की ध्वनि की चाल 1284 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। उसके बाद है वायु में 346 मीटर प्रति सेकंड और अधिकांश प्रश्नों में 346 या 336 मीटर प्रति सेकंड लगाया जाता है, जो दिया होता है उसके अनुसार लगाते हैं। उसके बाद है ऑक्सीजन की में ध्वनि की चाल होती है 316 मीटर प्रति सेकंड के अनुसार। ये ध्वनि की चाल ये विभिन्न माध्यमों में ठोस, द्रव, गैस में विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये चालें प्राप्त होती हैं। अगला बिंदु है तीसरा बिंदु ध्वनि बूम। ध्वनि बूम किसे कहते हैं? बूम जब किसी वस्तु की चाल वायु में ध्वनि की चाल से अधिक होती है। किससे? ध्वनि की चाल से अधिक होती है तो वह वायु में अपने पीछे शंकु के आकार की विक्षोभ छोड़ता है पीछे गोल, जिसे प्रघाती तरंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? प्रघाती तरंग कहते हैं। इन तरंगों में वायु दाब में परिवर्तन के कारण एक तेज और प्रबल ध्वनि उत्पन्न होती है,
जिसे ध्वनि बूम कहते हैं। इसमें इतनी अधिक ऊर्जा होती है कि आसपास के भवनों की कांच की खिड़कियां जो लगी होती हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, अर्थात टूट भी जाती हैं। इतनी तेज इसमें ऊर्जा होती है, उनके कारण इसमें कंपन होता है, और कंपन के कारण जो कांच की खिड़कियां होती हैं वो झंझनाहट उत्पन्न हो जाती है, अर्थात उसमें कंपन जब उत्पन्न हो जाता है तो वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इसे ध्वनि बूम भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ कभी कभी एक प्रश्न पूछा जाता है कि कॉन्सर्ट हॉल या सिनेमा घर के हॉल की छतें वक्राकार क्यों बनाई जाती हैं? तो इसका एक कारण होता है कि वक्राकार इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि ध्वनि परावर्तित होकर जब वापस लौटती है तो वह ध्वनि सभी को प्राप्त हो, इसलिए कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं, क्योंकि परावर्तन के पश्चात वो ध्वनि सबको प्राप्त हो, इसलिए सबको सुनाई दे, इसलिए कॉन्सर्ट हॉल और सिनेमा घरों की जो छतें होती हैं उनको वक्राकार बनाया जाता। कभी कभी पूछा जाता है फोर्थ, श्रव्यता का परिसर। श्रव्यता का परिसर अर्थात तरंगें श्रव्यता के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। वो नंबर 1 है श्रव्य तरंगें, नंबर 1 श्रव्य तरंगें, नंबर 2 अवश्रव्य तरंगें, नंबर 3 है पराश्रव्य तरंगें। इस प्रकार से श्रव्यता के आधार पर 3 प्रकार की तरंगों को बांटा गया है। अब हम यहाँ पर श्रव्य तरंग किसे कहते हैं? वे तरंगें, वे ध्वनि तरंगें जिनको हमारे कान सुन सकते हैं, उन तरंगों को श्रव्य तरंग कहते हैं। अर्थात श्रव्य तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। ये वायलिन स्वरित्र द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। इनकी ध्वनि को, श्रव्य तरंगों की ध्वनि को हमारे कान आसानी से सुन सकते हैं। एक बार परिभाषा को पुनः दोहराते हैं। श्रव्य तरंग वे तरंगें होती हैं, वे ध्वनि तरंगें होती हैं जिन्हें हमारे कान आसानी से सुन सकते हैं। इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बराबर होती है। इनको स्वरित्र के द्वारा, वायलिन के द्वारा उत्पन्न की गई ध्वनि श्रव्य तरंगों के अंतर्गत आती है। इनको हम सुन भी सकते हैं। नंबर 2 है अवश्रव्य तरंगें। अवश्रव्य तरंगें क्या होती हैं? वे तरंगें जिनको हमारे कान सुन नहीं पाते हैं, अर्थात अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, इसलिए इनको हमारे कान सुन नहीं पाते हैं। यह प्रकृति के द्वारा ज्वालामुखी या विभिन्न प्रकार के जंतुओं द्वारा उत्पन्न की जाती है। इन्हें अवश्रव्य तरंगें कहते हैं। एक बार पुनः दोहराता हूं, अवश्रव्य तरंगें किन्हें कहते हैं? ऐसी ध्वनि तरंगें जिनको हमारे कान नहीं सुन पाते हैं, अर्थात जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, उन्हें अवश्रव्य तरंगें कहते हैं। यह प्रकृति में ज्वालामुखी या विभिन्न प्रकार के जंतुओं द्वारा उत्पन्न की जा सकती हैं। अगला है तीसरा पराश्रव्य तरंगें। पराश्रव्य तरंगें किन्हें कहते हैं? ऐसी ध्वनि तरंगें जिनको हम नहीं सुन सकते, अर्थात इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऐसी तरंगों को पराश्रव्य तरंगें
कहते हैं। अर्थात यहाँ से ये निष्कर्ष निकलता है कि 20 हर्ट्ज से अधिक और 20 हर्ट्ज से कम वाली तरंगों को हम नहीं सुन सकते। अर्थात पराश्रव्य तरंगें विभिन्न प्रकार के जंतुओं के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। समुद्र की गहराई को नापने के लिए इन तरंगों का उपयोग किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में इन तरंगों का उपयोग किया जाता है और विभिन्न प्रकार के संकेतों को देने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से एक निर्णय निकल के आता है, पहली श्रव्य तरंगें, दूसरी अवश्रव्य तरंगें, तीसरी पराश्रव्य तरंगें। सबसे पहली तरंग है श्रव्य तरंग, जिनको हमारे कान सुन सकते हैं। उनकी आवृत्ति कितनी? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है, इसलिए इनको सुन सकते हैं। बाकी दोनों अवश्रव्य तरंगों को और पराश्रव्य तरंगों को हम नहीं सुन सकते। आज हमने जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा की, जिनका अध्ययन हमने कराया है आपको, उसी के आधार पर हमने गृह कार्य दिया है। आवृत्ति किसे कहते हैं? ध्वनि बूम क्या है? सिनेमा हॉल की छतें कैसी होती हैं? श्रव्य तरंग किसे कहते हैं? इन प्रश्नों को याद करके आप लिखेंगे और आशा करता हूँ कि आपने इस अध्याय को अच्छी तरह से पढ़ा है। इस गृह कार्य को याद करके आप लिखेंगे। इसी के साथ साथ आपको कुछ स्वाध्याय करने के लिए हम कुछ बिंदु देंगे। नंबर 1, सोनार किसे कहते हैं? मानव के कर्ण की रचना के बारे में पढ़ेंगे और पराध्वनि के अनुप्रयोग के बारे में पढ़ के आएंगे, स्वाध्याय करके आएंगे। कल हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, आपको अध्ययन कराएंगे। इसी के साथ हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं आप अच्छी तरह से गृह कार्य करेंगे, अपने कार्य को सुनियोजित तरीके से करेंगे। धन्यवाद।